बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं समरीन ताहिर आप लोगों के साथ आज मेरा दूसरा लेक्चर है जो कि आप लोगों की बायोलॉजी वाले पोर्शन से है और आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड, उसको हम प्रोसेस ऑफ साइंस बी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। साइंस की डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने पहले लेक्चर में भी याद की होगी और अब आप लोगों के पास साइंस की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वही वाली जो आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ी थी कि एक ऐसा नॉलेज जो आप लोग ऑब्जर्वेशन के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल करते हो, वो नॉलेज जो है उसको साइंस कहते हैं। These experiments are performed to determine the principles about how nature operates। और ये हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि नेचर किस तरह से ऑपरेट हो रही है। चाहे आप ये वाली साइंस की डेफिनेशन याद कर लें या जो फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ी थी वो वाली याद कर लें, दोनों एक जैसी ही हैं। मतलब ये है कि साइंस जो है वो क्या है, एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को किसकी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस वगैरह के बाद मिलती है। और ये हम साइंस क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जान सकें कि हमारी जो नेचर है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी नेचर में वो किस तरह से हो रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं और उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। हर वो नॉलेज जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है, मतलब विद प्रूफ मिल जाता है, दैट इज़ साइंस। हमारे पास अब जी जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ होती है? अ साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा मेथड जिसमें आप कोई भी आपकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकालते हो, वो जो मेथड होता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, या इसको प्रोसेस ऑफ साइंस बी कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसमें अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। इसके 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है वो आप लोगों के पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन हमारे पास ऑब्जर्वेशन, थर्ड नंबर पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट, और फिर आप लोगों के पास है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो ये 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स में आप लोग अपने बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन जो है वो निकालते हो बाय यूजिंग दीज 7 स्टेप्स। तो इन स्टेप्स को जो है वो हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे बायोलॉजिकल मेथड का है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हमारी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म that is either asked by someone or comes in biologist mind himself। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। जैसे अगर किसी कोई डिज़ीज़ है, किसी जो ह्यूमन बीइंग उसको फेस कर रहा है, तो वो डिज़ीज़ किस वजह से है, उसका सल्यूशन क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब जो है ये क्या होंगे हमारे पास, हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ है? क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा, किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से ये फैल रहा है, किस वजह से, ये तो हमें पता है कि वायरस की वजह से। कि ये जितने भी क्वेश्चंस उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाएंगे। और ये कोई भी पूछ सकता है या फिर ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन खुद भी
आ सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप लोगों ने क्या बताना है कि आप लोगों की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म that is either asked by someone or comes in biologist mind himself. Next one is observation. Observations जो हैं वो आप लोगों की informations होती हैं about your biological problem. आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस, और वो आप लोगों के 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? विजन, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको, उसके बारे में आप लोग जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के पास 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव, क्वालिटी, किसी की प्रॉपर्टी बता दी जाए, किसी की खूबी बता दी जाए, वो कौन सी होती हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती हैं? जिसमें आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो। मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके जो है वो 70% मार्क्स आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को नंबर की फॉर्म में बताया कि वो कितने परसेंट नंबर लेने वाला बच्चा है। मतलब जो उसकी जो एक क्वालिटी थी वो इन टर्म्स ऑफ नंबर मैंने बता दी। अब क्या होगा कि आप लोग जितने भी हो, आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो है ये 70% वाला बच्चा है, इसके मार्क्स जो हैं वो 70% आते हैं। किसी के भी माइंड में उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, किसी के माइंड में भी उससे कम नहीं आएंगे। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन की टाइप है ये इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल मतलब वेरी नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने डिजिट की फॉर्म में आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है ये 70% मार्क्स लेता है। तो ये जो है ये आप लोगों के पास क्या है? इनवेरिएबल है। हर एक के दिमाग में एक ही जो है वो क्वांटिटी है, दैट इज़ अ 70% पे ये बच्चा है। मैयरेबल है ये जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मैयर है, तो तभी हमने कहा ना कि 70% है। कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर्स में बता रहे हैं कि 70% है, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सबके दिमाग में एक ही वैल्यू है उसको जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो हमारे पास क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में क्वालिटी बताई जाती है किसी भी जो है वो ऑब्जर्वेशन की। जैसे मैं कह दूं कि अच्छा बच्चा है, लाइक बच्चा है, तो इसको मैंने जो है वो उसकी क्वांटिटी नहीं बताई है, कितने परसेंटेज का बच्चा है वो नहीं बताया हुआ। तो इसमें क्या चीज़ होगी? ये जो प्रॉपर्टी होगी ये क्या होगी आप लोगों के लिए? वेरिएबल होगी। अच्छे बच्चे में कोई बच्चा समझेगा कि 90+ का बच्चा है, कोई समझ रहा होगा कि 60% का बच्चा है, कोई कह रहा होगा कि जी ये 80% तक का होगा। तो ये सबकी जो माइंड में क्या होगा कि इसकी जो नंबर है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि हमने इसको मेजर नहीं किया है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशंस होंगी ये क्या होंगी? लेस एक्यूरेट होंगी, क्योंकि हर एक बंदे के माइंड में डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो क्वालिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई जो है वो प्रॉपर्टी बता रही होती है, कोई खूबी बता रही होती है। इनको हम वी कैन नॉट मेजर देम, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये वेरिएबल होते हैं, हर एक के माइंड में अलग अलग इनकी जो है वो अलग अलग सोचता है कि ये अच्छा ये होगा इसके बारे में, और ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो हम नंबर्स की फॉर्म में बताते हैं। ये मेजरेबल होती हैं और ये इनवेरिएबल होती हैं। हर एक के जो है दिमाग में एक ही क्वालिटी आएगी कि जी हाँ ये 80% का है, ये 70% का है, ये इतने हैं। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। उसके बाद जी हमारे पास हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या चीज़ है कि द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मीन्स कि ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ये 100% जो है वो नहीं है. और बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाते वक्त रीजनिंग यूज़ करते हैं. अच्छा, मैं आपको इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मेरे पास एक बच्चा है, वो नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसके बारे में, ये मेरी प्रॉब्लम है कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा. अब मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करूँगी उसके बारे में कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा. ऑब्जर्वेशन में, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में, एक ऑब्जर्वेशन मेरी होगी कि हो सकता है कि मेरा 7 पीरियड होता है, लास्ट पीरियड है मेरा, और लास्ट पीरियड तक वो बच्चा जो है वो थक जाता है और उसके बाद छुट्टी होने वाली होती है, या उसको भूख लगी होती है, या कुछ भी होता है, उसको घर जाने की जल्दी होती है, इस वजह से वो जो है वो नहीं पढ़ सकता. ये मेरी ऑब्जर्वेशंस में. अब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है मेरी. हो सकता है कि उस बच्चे को बायो में इंटरेस्ट ही ना हो सकता है कि उसको जो है वो साइंस की समझ ही ना आती हो. डिफरेंट मेरी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस में से जो थोड़ा सा जो ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, जो मुझे लग रहा है कि माइट बी द सोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मैं क्या कर लूँगी, अपना हाइपोथेसिस बना लूँगी. जैसे मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पीरियड तक, 7 पीरियड तक बच्चा जो है वो थक जाता है और इस वजह से जो है वो सही मार्क्स नहीं ले रहा. तो ये जो है, ये मैं इसको क्या करूँगी, अपना हाइपोथेसिस मान लूँगी. ये ठीक भी हो सकता है, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये गलत भी हो सकता है. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, डिडक्शन. डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस. For this purpose, hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it. Deduction जो है वो hypothesis के बाद का स्टेप है, और इसमें हम अपने hypothesis को थोड़ा सा लॉजिकल बना देते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रिजल्ट्स अपने hypothesis से निकाल लेते हैं. लॉजिकल मीन्स कि जिसको आप लोगों की अक्ल मान रही हो. अब मैंने कहा कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये बच्चा इस वजह से नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा लास्ट पीरियड होता है, लास्ट पीरियड तक वो थक जाता है, तो इस वजह से वो सही तरीके से, या उसका ध्यान जो है वो छुट्टी की तरफ होता है कि छुट्टी के बाद मैंने ये करना है, वो करना है, मैंने घर जल्दी जाना है, तो इस वजह से वो सही तरीके से मेरा लेक्चर नहीं सुनता, सही तरीके से वो पेपर अटेंड नहीं करता, तो इस वजह से जो है वो नहीं सही पढ़ा. तो अब डिडक्शन जो है वो अपने हाइपोथेसिस से मैं किस तरह से बनाऊंगी कि अगर ये बच्चा जो है, ये बच्चा सही तरीके से इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरा लास्ट लेक्चर है, तो जितने भी इसकी क्लास में बच्चे होंगे वो सारे के सारे सही नहीं ना पढ़ें, क्योंकि वो सब बच्चों का ही लास्ट पीरियड होगा ना, उस बच्चे का स्पेशल लास्ट पीरियड तो नहीं है, और उन सब बच्चों को घर जाने की जल्दी होगी. उन सब, अगर मैं कहूँ कि वो बच्चा 7 पीरियड तक थक जाता है, तो वो सारे बच्चों को 7 पीरियड तक थक जाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस तो वो बच्चे भी उस बच्चे के साथ अटेंड कर रहे हैं. लॉजिकल है ना कि अगर उस बच्चे को थकावट हो रही है तो बाकी बच्चों को भी होनी चाहिए. अगर वो बच्चा सही तरीके का रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो बाकी बच्चों को भी सही तरीके के रिज़ल्ट नहीं देने चाहिए. वो सारे सब्जेक्ट जो वो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं जो बाकी उसकी क्लास में बैठे हुए हैं. तो मैं अपने हाइपोथेसिस को थोड़ा सा लॉजिकल बना दूंगी, थोड़ा सा उसको जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, और वो मेरी डिडक्शन कहलाएगी कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ा तो सब के साथ ये प्रॉब्लम होगी, सभी ना पढ़े फिर. दैट इज़ डिडक्शन. डिडक्शन क्या चीज़ है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस. हमने अपनी हाइपोथेसिस से लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल लिए, रिजल्ट्स निकाल लिए, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए. उसके बाद जब भी आप लोग अपना ये जो बनाते हो, डिडक्शन बनाते हो, तो डिडक्शन के लिए हमें अपना हाइपोथेसिस को लेना पड़ता है एज अ ट्रू स्टेटमेंट. हालांकि हमारे पास जब हाइपोथेसिस हमने बनाया था तो वो टेंटेटिव था, मतलब वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता.
लेकिन जब आप लोग डिडक्शन बनाते हो हाइपोथेसिस से, तो आप लोगों को अपनी डिडक्शन को 100% ट्रू मानना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो क्या होता है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiment to see the hypothesis is true or not. The deductions which are concluded from hypothesis are subjected to rigorous testing through experimentation. Biologist learns which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. The two groups are always made in experimentation. मतलब एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो क्या है कि आप लोग अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, आप अपने हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। आप लोगों ने जो डिडक्शन बनाई थी हाइपोथेसिस से, आप उसके ऊपर क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को दो ग्रुप्स चाहिए, एक आपको चाहिए कंट्रोल ग्रुप और एक आपको चाहिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हमेशा एक्सपेरिमेंट में दो ही ग्रुप होंगे, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा जिसको आप नॉर्मल कंडीशंस में रखते हो, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो वाला ग्रुप होगा जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि प्लांट्स जो हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करती हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि हम दो ग्रुप्स बना देंगे, एक जिसको हम नॉर्मल कंडीशंस में रखेंगे, आम प्लांट जो बाहर रखा हुआ होगा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी, और दूसरा वाला जो है वो कौन सा होगा, वो वाला प्लांट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, मतलब हम जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। तो दोनों को फिर जो है वो एट द एंड कंपेयर करेंगे कि किस में फोटोसिंथेसिस हुई है और किस में नहीं हुई है। मतलब दो ग्रुप्स बनाने का मतलब ये होता है कि हम इनको कंपेयर कर सकें। अब जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस एग्जांपल दी कि एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो इस वजह से नहीं पढ़ रहा क्योंकि 7 जो है या लास्ट जो है वो मेरा पीरियड होता है और उस पीरियड में वो थक जाता है। तो फिर मैं इस प्रॉब्लम के लिए क्या करूँगी, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगी कि मैं दो ग्रुप्स बना दूँगी, उसी की क्लास के दो ग्रुप्स बना दूँगी। एक ग्रुप को मैं 7 पीरियड में ले लूँगी, लास्ट पीरियड में पढ़ाऊँगी, और एक ग्रुप को मैं क्या करूँगी, सुबह वाले जो है फर्स्ट क्लास जो है वो उसमें पढ़ा लूँगी। दोनों का फिर जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करूँगी। अगर तो सेम रिज़ल्ट है तो इसका मतलब मेरा हाइपोथेसिस नहीं ठीक है, उस बच्चे के ना पढ़ने की जो रीज़न है वो कुछ और ही है। अगर जो है वो फर्स्ट पीरियड वाले अच्छा रिज़ल्ट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई वो लास्ट पीरियड में काफ़ी मतलब थक जाते हैं, इस वजह से वो नहीं पढ़ सकती हैं। तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मेरा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस में अपने एक्सपेरिमेंट से देखूँगी कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर तो मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है, मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक हो जाता है, तो मेरा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो उसको क्या किया जाएगा, मेरा जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बेसिक स्टेप होता है इन बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस के ऊपर टू सी द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। इसके लिए हमने क्या बनाया था, दो ग्रुप्स बनाए थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि द ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल्स दैट इज़ ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सनस, मतलब जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता, जो नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, जो हेल्दी पर्सनस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप सॉरी। और दूसरा वाला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द ग्रुप ऑफ persons who are affected in some ways or others we do not know the real या actual cause, that is person suffering from any disease। मतलब जो डिजीज़ पर्सन का जो ग्रुप होगा
जो अफेक्टेड पर्सनस होंगे और वो नहीं जानते होंगे कि वो किस वजह से अफेक्टेड हैं, किस जो डिज़ीज़ उसका रियल काज क्या है, तो वो जो है वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटेशन को बेसिक स्टेप इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हमारा हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर लिया जाता है। अगर हमारा टेस्ट जो है या एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे हाइपोथेसिस को प्रूव कर दे तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट, और अगर नहीं होगा तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास है समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। अब इसमें क्या है, समराइज़ करते हैं हम अपने रिज़ल्ट को। Biologists collect actual quantitative data from experiment. Data from each of the group are then arranged and compared statistically to draw results. Biologists also use statistical analysis. एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया था पहले वाले स्टेप में, उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उसकी जो हमारे पास जो डाटा आएगा उसको वो कलेक्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। और वो डाटा कौन सा होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। और क्वांटिटेटिव क्यों होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो दोनों ग्रुप्स का एक्सपेरिमेंटेशन से जो दोनों ग्रुप्स थे, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनका डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर स्टैट अप्लाई कर देते हैं। स्टैट मतलब परसेंटेज, मीन, मोड, मीडियम वगैरह जो है, इस तरह की टर्म्स यूज़ करके अपने जो रिज़ल्ट है उसको समराइज़ कर देंगे, उसको ईजी कर देंगे। मतलब जैसे मैं कहूँ कि जो मॉर्निंग में जो फर्स्ट पीरियड में मुझसे पढ़ रहे थे, उन लोगों का 100% रिज़ल्ट अच्छा है, और जो लास्ट पीरियड ले रहे थे उनमें से 10% बच्चे जो हैं वो उन्होंने अच्छा काम किया, बाकी 90% जो है वो अच्छा काम नहीं कर सके। तो मतलब अपने रिज़ल्ट को मैंने क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया। और समराइज़ करने के लिए मैंने उसके ऊपर क्या चीज़ यूज़ की है, स्टैट यूज़ की है। उसके बाद जो मैंने अपना रिज़ल्ट बनाया होगा उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। रिपोर्टिंग क्या चीज़ है, उसको पब्लिश कर देना, उसको पब्लिक कर देना। पब्लिक मतलब आम लोगों को बताना कि आप लोगों का ये काम है। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट में क्या चीज़ होती है कि बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर नॉलेज इन साइंटिफिक मैगजीन्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। Publishing of result is an important part of scientific method. It allows other peoples to confirm the results or apply the knowledge to solve their problems. मैं अपना काम जो किया था, जो अपना हाइपोथेसिस मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था, अब प्रूव करने के बाद मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी, अपना जो रिज़ल्ट है उसको पब्लिक करूँगी। और किस तरह से करूँगी कि मैं नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाके, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं, मैं उनमें जाके अपना जो है वो काम को बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ इस तरह से प्रूफ की है। मैगज़ीन्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में उसको जो है वो पब्लिश करवाऊंगी, ताकि आम लोग जो हैं वो इस रिज़ल्ट को पढ़ सकें, उसको जान सकें कि ये काम मैंने किया है। इससे क्या होगा, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि एक लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया, और दूसरा जो दूसरे लोग होंगे जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, इससे मिलते जुलते किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, उनको भी काफ़ी हेल्प होगी कि वो मेरे इस नॉलेज से जो है वो अपना कोई सलूशन निकाल सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। जब मेरा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो गया है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, तो जो बार बार जब मैं उसके ऊपर टेस्ट करूँगी अपने हाइपोथेसिस के ऊपर, उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजारूँगी, तो वो क्या बन जाएगा, वो थ्योरी बन जाएगा। अगर वो प्रूव होता रहता है तो अ हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बार बार उसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है और वो प्रूव होता चला जा रहा है। अ हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स टेस्ट ऑफ टाइम, often tested and never rejected.
हमेशा वो एक्सपेरिमेंट में प्रूव होता चला जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, थ्योरी। थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ प्रूफ, मतलब उसके ऊपर बार बार आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और वो प्रूव होती चली जा रही है, हाइपोथेसिस हमारा प्रूव होता चला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो थ्योरी कहलाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉ और प्रिंसिपल। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोचेस एंड कंटिन्यूस टू बी favored by experimental evidence, it becomes a law or principle. A scientific law is a universal or constant fact of nature. It is a theory which cannot be refuted. हमारे पास जो थ्योरी है, पहले तो हमारे पास वो था हाइपोथेसिस था जिसके ऊपर हम बार बार टेस्ट कर रहे थे और वो हर दफ़ा प्रूव होता चला जा रहा था, तो वो क्या बन गया, हमारे पास थ्योरी बन गई। थ्योरी के बाद अगर आप लोग थ्योरी के ऊपर भी बार बार टेस्ट करते चले जा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से वो प्रूव होती चली जा रही है, उसमें तमाम किस्म के शक शुबे जो है वो दूर हो गए हैं, वो प्रूफ होती चली जा रही है, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट बन जाएगा, वो एक कांस्टेंट फैक्ट बन जाएगा जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ऐसी थ्योरी जो कि तमाम किस्म के जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पास करती चली जा रही है, वो प्रूव होती चली जा रही है, उसको हम लॉ और प्रिंसिपल कहते हैं। थ्योरी जो है वो क्या चीज़ है, हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, कि हाइपोथेसिस जो है उसके पर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूव करते जा रही हो, दैट इज़ थ्योरी। और थ्योरी अगर आप लोग जो है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से वो प्रूव होती चली जा रही है, तो वो क्या बन जाएगी, लॉ। लॉ में कभी भी कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई भी चेंज कभी भी नहीं हो सकता। थ्योरी और लॉ में ये फ़र्क है कि लॉ जो है वो कभी भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और बहुत ही कम लॉ हमारे पास हैं यूनिवर्स में। हमारे पास एक है जी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के हमारे पास जो लॉ हैं वो इसकी एग्जांपल है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब इसकी फ्लो चार्ट देखो बायोलॉजिकल मेथड का, तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो हमने पढ़ा था। हमारा पहला स्टेप जो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस बनाई। ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको कहा था कि इंफॉर्मेशंस होती हैं अबाउट योर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के पास दो तरह की थी, क्वालिटेटिव थी और क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ज़्यादा एक्यूरेट थी देन क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को इन टर्म ऑफ नंबर्स आप लोग एक्सप्लेन करते हो। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या था, अटेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उसमें से जो आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल लग रहा होता है कि ये आप लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, आप लोग को उसको हाइपोथेसिस मान लेते हो। और हाइपोथेसिस को फिर आप लोग क्या करते हो, उससे फिर डिडक्शन बनाते हो। डिडक्शन मतलब लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम योर हाइपोथेसिस। उसके बाद आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, और एक्सपेरिमेंट में आप लोग दो ग्रुप्स बनाते हो हमेशा, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन सा था, जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है, और जो एक्सपेरिमेंटल था जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों के पास जो स्टेप आता है दैट इज़ समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। अगर तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया है तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट आगे जाओगे। अगर आप लोगों का एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं हो रहा तो फिर आप लोग क्या करोगे, दोबारा से अपना हाइपोथेसिस बनाओगे और ये प्रोसेस जो है उसको फिर से रिपीट करोगे। और अगर आप लोगों का एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया है तो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट के बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट होगी, फिर आप लोगों के पास थ्योरी बनेगी, एंड देन आपके पास लास्ट में जो है वो क्या होगा, आप लोगों का लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। ये आज लोग का टॉपिक था बेटा आप लोगों का, दैट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड, जिसको साइंटिफिक प्रोसेस भी कहते हैं आप लोग। और आज के टॉपिक के बाद आप लोगों ने अपने यूनिक नोट्स में से जो आप लोगों का MCQ नंबर 7, 8, 9, 10, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। आप लोगों ने ये अपने MCQs इस लेक्चर को सुनने के बाद करने हैं। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो है वो 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 और 17 जो है वो आप लोगों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा इस लेक्चर के बाद। और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड। आप लोग ये वाला जो लॉन्ग है ये भी आज इस लेक्चर के बाद ये पूरे स्टेप्स जो हैं इसी तरह से याद कर लोगे। ये आप लोगों का आज का जो है वो लेक्चर था। बेटा लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आजकल जैसे आप लोगों को छुट्टियाँ हैं, आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम है, तो आप इस टाइम में कोशिश करें कि यूज़ टू हो जाओ बेटा नमाज की। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और इसको अपनी हैबिट बना लें कि आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। इससे बेटा 2 फ़ायदे होंगे आप लोगों को। एक तो ये होगा कि आप लोग जब नमाज़ पढ़ोगे, आपको तब पढ़नी चाहिए, आपको सवाब तो होगा ही होगा, लेकिन 5 वक्त की जब आप नमाज़ पढ़ोगे तो आप लोगों को आप 5 वक्त का वज़ू करोगे, हाथ मुँह धोगे तो हर जो है वो जर्म से, हर जो है वो गंद से दूर रहोगे। नमाज तो वैसे भी हर गंदी चीज़ को, हर बुरी चीज़ को जो है वो रोकती है, आपसे दूर रखती है। तो इन छुट्टियों में बेटा कोशिश करें कि आप लोग 5 वक्त की जो है वो नमाज़ पढ़ें, अपनी आदत बनाओ इस चीज़ को।